मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी की प्यारी सी क्लास में। मित्रों आज हम ग्राम विकास अधिकारी जिसे वीडियो कहा जाता है उसी को हम उसका पेपर लेकर आए हैं जो 2018 में परीक्षा हुई थी और उसका री एग्जाम भी होने वाला है। लगभग अभी मई या अप्रैल तक हो जाएगा। अभी टेंटेटिव डेट है, उसका कैलेंडर आया लेकिन अभी कुछ बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं है। तो 2018 में जो पेपर हुआ था उसी को हम आज सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, निम्न में दीर्घ स्वर है, इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है ए। तो ये जो होते हैं ई और ये, और एक होता है छोटा ऊ, ये होते हैं मूल स्वर। क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर या हस्त स्वर इन्हें कहा जाता है। और ये बड़ी ई जो है ये है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं साथियों? ये होता है आ, बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये जो है दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक। और ये ए और ओ, ये जो कैसे स्वर हैं? ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहेंगे हम? संयुक्त स्वर कहेंगे। तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बड़ी ई जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यरलो, या, रा, ला और वा। इसको ऐसे आप याद किए रहिए, यरलो मतलब अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये या, रा, ला, वा होते हैं। तो इसमें वा कहां पर है? ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और क ख ग जो होते हैं ये कंठ होते हैं। कैसे होते हैं? ये कंठ होते हैं, ये कंठ का है। और चा छा जा जो होता है ये कैसे होते हैं? ये तालु से होते हैं, तालु। चा छा जा जो है ये तालु से बोले जाते हैं। ठीक। और जो है श ख श जो होते हैं ये हो गया श, ये ख और बड़ा श और ह, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ऊष्म व्यंजन। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाएगा साथियों? या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगा। गा जो है कंठ वर्ण का हो जाएगा। और सा जो है श ख स ह, ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं साथियों? जो स्पर्शी व्यंजन के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जो 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनमें जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है इन्हीं को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कौन सा तीसरा है? ये जैसे क, ख और ग, तो ये तीसरे पे आ गया ग ना, तो यहाँ पे ग जो है ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन से होते हैं जिन्हें बोलने पर आपके कंठ में थोड़ा सा घर्षण होता है, बोलने पे उन्हें घोष कहा जाता है। और अघोष किन्हें कहते हैं? जिन्हें बोलने पर घर्षण नहीं होता है। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं साथियों? जो प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? ये जब आप लिखेंगे च, छ और ज, तो जा जो है ये तीसरा व्यंजन हो जाएगा। तो यही इसमें क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक। तीसरा जो है घोष हो जाएगा, ये ज जो है ये घोष हो जाएगा। प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये क्या होता है? घोष होता है। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अच्छा, ओष्ठ वर्ण किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं तो ओठ गोल होता है या कम गोल होता है, तो ओठ का प्रयोग होता है। कहने का मतलब जब आप उसे बोलेंगे तो ओठ का प्रयोग होगा। जैसे आप ओष्ठ में बोलेंगे ऊ, तो क्या ओठ गोल हो रहा थोड़ा ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऊ जो है ये ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। और ओष्ठ कौन कौन से होते हैं? जो ओष्ठ में वो आते हैं पा, फा, बा और भा।
वा फा वा भा, जब पा फा बा भा आप बोलेंगे तो ओट्स दोनों मिल रहे हैं ना, दोनों ओठ जो है मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, कैसे हो जाएंगे, ओट्स वर्ण हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, उ जो है ओट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो ये संज्ञा जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होती है। ये होता है रूढ़, रूढ़, और क्या होता है, योग रूढ़, योग रूढ़, और एक क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें योग रूढ़ पूछा है। तो रूढ़ क्या होता है, रूढ़ जैसे आप लिखेंगे कमल, कमल, तो रूढ़ क्या होता है, जब इसके तीनों अक्षरों को अलग करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा रूढ़, इसे रूढ़ कहेंगे। और योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ होता है जब जैसे आप लिखेंगे जलज, क्या लिखेंगे, जलज, जलज, जब आप जलज लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कमल होगा ना, जल में जन्म लेने वाला कमल। तो योग रूढ़ का क्या मतलब होता है, योग रूढ़ का कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, योग रूढ़ कहा जाता है। ठीक, तो इसमें योग रूढ़ पूछा है, तो योग रूढ़ इसमें क्या हो जाएगा, जलज जो है ये योग रूढ़ हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से। ऑप्शन ए है साथियों मह प्लस उत्सव, ऑप्शन बी है मही प्लस उत्सव, ऑप्शन सी है महा प्लस उत्सव, ऑप्शन डी है मही प्लस उत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, क्या होगा, महा प्लस उत्सव होगा। और इसका जो बड़ा आ होगा, बड़ा आ, और इसका छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, क्या बनाएंगे साथियों, ओ बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर गुण संधि होगा। इसमें संधि कैसी होगी, गुण संधि होगी। महोत्सव में कैसी संधि होगी मित्रों, ये गुण संधि होगी। बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, तो यह महा प्लस उत्सव मिलकर क्या बन जाएगा, महोत्सव। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में कैसा समास है, किस प्रकार का समास है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो बैलगाड़ी का समास विग्रह जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, बैल की गाड़ी, क्या होगा, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। क्या आप बैलगाड़ी बैठे हैं कि नहीं कभी, अब तो जमाना ही नहीं रहा, बहुत कम चलते हैं। पहाड़ी वाड़ी कहीं जाएंगे हो सकता है घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी मिल जाए, लेकिन हमने इस बैलगाड़ी पे बैठने का अवसर प्राप्त किया है। पहले जमाने में चलता था हमारे जमाने में, ठीक, अब के जमाने में नहीं चलता है, तो हो सकता है कुछ लोग नहीं भी बैठे हो। तो इसमें क्या होगा, बैलगाड़ी मतलब बैल की गाड़ी। तो इसमें क्या आ रहा है साथियों, इसमें परसर्ग या कारक आ रहा है। तो कारक चिन्ह किस समास में आता है मित्रों, ये तत्पुरुष समास में आता है। किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है कारक चिन्ह। ठीक, और बहुब्रीहि क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान। जैसे दशानन, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, दो और जो समास मिलकर बना होता है दोनों पद अप्रधान होते हैं, यह क्या होता है, बहुब्रीहि होता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, आगमन में उपसर्ग है, आगमन में उपसर्ग क्या होगा। तो उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के पहले लगता है, वो भी मूल शब्द कैसा होता है, सार्थक होता है, उसका कोई मतलब निकल रहा होता है, उसका कोई अर्थ होता है। तो उपसर्ग आगे लगता है, तो इसमें मूल शब्द क्या होगा, इसमें उपसर्ग क्या होगा, आ होगा, और मूल शब्द क्या होगा, गमन, मूल शब्द क्या होगा, गमन होगा। तो इसमें कैसा उपसर्ग हो जाएगा साथियों, आ जो है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, रसोईया में प्रत्यय है, रसोईया में कैसा प्रत्यय है या क्या प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। तो रसोईया को जब हम अलग करेंगे तो इसमें मूल शब्द क्या निकलेगा, रसोई, से मूल शब्द क्या निकलेगा, रसोई। और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, या प्रत्यय लगा हुआ है, यही इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो इसमें तत्सम क्या है,
इसमें जो क्षेत्र जो है इसका तद्भव क्या होगा, खेत होगा। इसका तद्भव क्या होगा, खेत। तो इसमें तत्सम पूछा है तो क्षेत्र जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और गधा का तत्सम क्या होगा मित्रों, गधा का तत्सम होगा गर्धव। गधा का तत्सम गर्धव होगा। और गाय का तत्सम क्या होगा, गो होगा। क्या होगा, गो होगा। और घर का तत्सम क्या होगा साथियों, गृह होगा। क्या होगा, गृह। घर का तत्सम गृह होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़े भटक कर लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं या वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें तद्भव कौन सा हो जाएगा, इसमें जो जीव है मित्रों ये तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा जिह्वा। इसका तत्सम क्या होगा, जिह्वा जो है इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है ये तत्सम में लिखे गए हैं। ये जीव जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं रहता है, ये कहां से लिए गए हैं, कहां से बोले जाते हैं, कैसे, इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, वही क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। तो इनमें देशज शब्द कौन सा है मित्रों, ये कटोरा है। क्या है, कटोरा है। कटोरा के साथ क्या होगा, एक देशज शब्द होता है पगड़ी। क्या होता है, पगड़ी। तेंदुआ, तेंदुआ। और क्या होता है, लोटा। और क्या होता है, थैला। ये सभी जो है मित्रों ये कैसे होते हैं, ये देशज शब्द होते हैं। इनकी उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। इसमें कौन सा शब्द विदेशी है। ऑप्शन ए है टिकट, ऑप्शन बी है मध्य, ऑप्शन सी है मयूर, ऑप्शन डी है वचन। तो इसमें कौन सा शब्द विदेश हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। जो टिकट है ये क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा या विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में संज्ञा शब्द है। इनमें से संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पतला, ऑप्शन सी है सभा, ऑप्शन डी है गहरा। तो इसमें जो सभा है यही इसमें संज्ञा हो जाएगी। ठीक। संज्ञा का हम क्या बताए हैं परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सभा जो है क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में सर्वनाम शब्द है। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ए है मित्रों नींद, ऑप्शन बी है रोग, ऑप्शन सी है सफाई, ऑप्शन डी है कौन। तो आप सर्वनाम का प्रयोग कहां करते हैं, संज्ञा के स्थान पे करते हैं। तो अगर आप पूछेंगे राम तो राम को हटाएंगे, तो आप पूछेंगे कौन तो कौन कहां आ गया, राम के स्थान पे आ गया, अर्थात ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया साथियों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में विशेषण शब्द है। इसमें कौन सा विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषता किसकी बताते हैं, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए है मित्रों लड़कपन, ऑप्शन बी है उचित, ऑप्शन सी है कठोरता, ऑप्शन डी है घबराहट। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा साथियों, उचित जो है इसमें विशेषण हो जाएगा। और ये लड़कपन ये तो भाव आ रहा ना, तो इस क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये विशेषण नहीं है। इसी प्रकार कठोरता घबराहट ये सब क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। इसमें भाव आ रहा ना, कठोर है कठोरता का भाव, घबराहट हो रही है तो घबराहट का भाव, और लड़कपन है तो लड़का से क्या बना है, लड़कपन बना है तो लड़कपन का भाव। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा साथियों, उचित। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किन्हें कहते हैं मित्रों, जब कर्ता या वक्ता कोई काम दूसरे से करवाता है, सामने वाले से करवाता है, उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। उसे प्रेरित करके कोई काम करवाता है उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन ए है मित्रों उठना, ऑप्शन बी है चमकना, ऑप्शन सी है गिराना, ऑप्शन डी है देना। तो इसमें किसमें जो है किसी से कोई काम कराया जा रहा है,
ये जो गिराने का है, गिराना, यही जो है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में अव्यय है, इसमें से अव्यय कौन सा है? तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय अविकारी होते हैं। इनका कहीं भी प्रयोग करेंगे तो वाक्य में कोई परिवर्तन करेंगे तो वो अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब अव्यय जो होता है अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है मित्रों उत्तर, ऑप्शन बी है ठीक, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसमें अव्यय क्या रहेगा? इसमें जो ठीक है, जो बीच बीच में हम भी बोलते रहते हैं ना आप लोगों को ठीक, तो ये ठीक कैसा हो जाएगा? ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? तो भूधर किसका होता है? भूधर जो है ये होता है पर्वत का। पर्वत, शैल, नग, पहाड़, ये सब किसका है? ये नग है। ठीक, तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा पर्वत, पहाड़, शैल, नग, ये सब भूधर के पर्यायवाची हो जाएंगे। और मीन किसका पर्यायवाची होता है? ये मछली का होता है। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मीन होता है। इसका पर्यायवाची क्या होता है? एक झस होता है। क्या होता है? झस। और पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? बिहग, बिहग, खेचर, खेचर, नभचर, आकाश में उड़ती है ना पक्षी, तो इसको नभचर कहा जाता है। इसको द्विज भी कहा जाता है क्योंकि इसका 2 बार जन्म होता है, एक बार जो है अंडा के रूप में और एक बार अंडे से बाहर जब आता है, बच्चा बनता है, तो इस प्रकार इसका 2 बार क्या होता है? जन्म होता है, तो इसे द्विज कहा जाता है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? बिहग जो है यही इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जटिल का विलोम होगा, जटिल का विलोम क्या होगा? तो जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जटिल का मतलब क्या होता है? कठिन होता है, तो कठिन इसका जो है ये समानार्थी हो जाएगा, और जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, जो देने योग्य है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा या क्या है? ऑप्शन ए है गे, ऑप्शन बी है दे, ऑप्शन सी है पे, ऑप्शन डी है दान। तो जो देने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है मित्रों? उसे दे कहा जाता है। और जो पीने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? पे कहते हैं। जो पीने योग्य हो, जो पीने योग्य हो उसे क्या कहेंगे हम? पे कहेंगे। तो जो देने योग्य उसे क्या कहेंगे? दे कहेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, दिन और दीन, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ इसमें कौन सा होता है? तो दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है। दिन का मतलब दिवस होता है, और दीन का मतलब दीनहीन गरीब। क्या होता है? दीनहीन गरीब। और गरीब जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, और दूसरे जो है, जो आजकल ज्यादा हैं, वो मानसिक रूप से गरीब हैं। कैसे हैं वो? मानसिक रूप से गरीब हैं। उनकी सोच इतनी घटिया है कुछ लोगों की कि उनको कहीं भी बैठाइए, कुछ भी करिए, लेकिन वो सोचेंगे हमेशा उल्टा ही, कि आप उनके लिए गलत कर रहे हैं या आप अपने फायदे के लिए चल रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ऐसे सोच के लोग क्या कहलाएंगे? मानसिक गरीब कहे जाएंगे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा साथियों? दिन और दीन का मतलब क्या होगा? दिवस और गरीब होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? इनमें से कौन सा शब्द है जो अनेकार्थक है? अनेकार्थक का मतलब इसके ढेर सारे अर्थ हैं। ऑप्शन ए है साहस, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है अंबर, ऑप्शन डी है बालक। तो जो अंबर है, अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र, आकाश, आकाश। और अंबर का एक मतलब होता है कपास। क्या होता है? कपास होता है। तो अंबर कैसा हो गया? ये अनेकार्थक शब्द हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो पूज्य, इसका शुद्ध क्या होगा? पूज्य होगा। क्या होगा? पूज्य। और इसी से मिला जुला एक होता है, एक शब्द है, ये है पूजनीय, पूजनीय। ये ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी शुद्ध शुद्ध शब्दों में बहुत पूछा जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, पूजनीय। और ये क्या है? ये परीक्षण है, इसका सही क्या हो जाएगा? परीक्षण, परीक्षण। और ये क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राण। तो इसमें सही क्या है? शुद्ध वर्तनी किसकी है?
जो आप लोग बार बार देते हैं, और क्या है वो, परीक्षा परीक्षा आप देते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही और सटीक है। उम्मीद करते हैं ये इस प्रश्न में जो है शुद्ध शब्द सभी लोग सही लगा लिए होंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रादेशिक, ऑप्शन बी है माधुर्य, ऑप्शन सी है व्याप्त, ऑप्शन डी है प्रामाणिक। तो ये प्रामाणिक नहीं होता है, क्या होता है, प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक क्या होता है, प्रामाणिक होता है। तो इसमें अशुद्ध पूछा था, तो इसमें जो प्रामाणिक लिखा है इसका सही क्या होगा, प्रामाणिक होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। अधिकरण कारक का परसर्ग या अधिकरण कारक की पहचान क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में, इस शब्द में क्या है, अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक में क्या आता है, में और पर आता है। क्या आता है, में और पर आता है। तो इसमें अधिकरण कारक बताना है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ने किस में आता है, तो ये कर्ता कारक में आता है। किस में आता है, कर्ता कारक में ने आता है। और किस कर्म जो है, कर्म कारक में को आता है। और ये अधिकरण में क्या आता है, में और पर आता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है क्षमा, ऑप्शन बी है घटना, ऑप्शन सी है क्षेत्र, ऑप्शन डी है रीति। तो पुल्लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अच्छा, अच्छी या वैसे ही वाक्य में प्रयोग करके बोल के आप जान सकते हैं। जैसे क्षमा की जाती है ना, तो क्षमा कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। घटना घटती है, घटना होती है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। और क्षेत्र, बड़ा सा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र, तो ये कैसा हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। क्षेत्र जो है ये कैसा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है गरिमा, ऑप्शन सी है लेख, ऑप्शन डी है स्पर्श। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गरिमा। तो इससे आप वैसे भी पहचान सकते हैं कि ये तो लड़कियों का नाम ही होता है गरिमा, तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग है गरिमा। ठीक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, इनमें से किसका प्रयोग हमेशा जो है बहुवचन में होता है। ऑप्शन ए है मित्रों दर्शन, ऑप्शन बी है नारी, ऑप्शन सी है लता, ऑप्शन डी है गाय। तो गाय का बहुवचन क्या होगा, गायें होगा। क्या होगा, गायें। और लता का क्या होगा, लताएं, लताएं। और नारी का क्या होगा, नारियां, नारियां। नारी का बहुवचन क्या होगा, नारियां। जो दर्शन शब्द है ये हमेशा हमेशा ऑलवेज जो भी कह लीजिए, ये हमेशा जो है बहुवचन में रहता है। और इसके साथ एक रहता है आंसू, आंसू, प्राण, प्राण, होश। दर्शन, आंसू, प्राण, होश, ये सभी जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, इसमें से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। अच्छा, आप डेली 30 क्वेश्चन करने की आदत डाल लिए ना, आज क्वेश्चन ढेर सारे हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वीडियो परीक्षा में सारे हमने इंक्लूड किया है। केवल उसको गद्यांश को छोड़ के सारे प्रश्न जो है आप साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या पूछा है साथियों, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो भूतकाल का मतलब क्या होता है, भूतकाल जो बीत चुका है उसे आप कभी याद नहीं करेंगे, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप सोचेंगे, परेशान होंगे कि हमने पीछे क्या गलतियां की, क्या किया। तो इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, डाइवर्ट होगा। तो आप कभी भूतकाल के बारे में नहीं सोचिए, आप वर्तमान में अच्छा करिए तो हमेशा ही अच्छा ही होगा। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, मैं जाता हूं, बी है राम घर गया था, ऑप्शन सी है वह आ रहा है, और ऑप्शन डी है वह पुस्तक पढ़ेगा। तो इसमें भूतकाल बताना है, मतलब बीत चुकी बात जो है। राम घर गया था, वो जा चुका था, बात खत्म हो चुकी है। तो राम घर गया था ये भूतकाल हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में भाववाच्य है, तो भाववाच्य की पहचान क्या है। तुरंत उसमें आप जो है निगेटिव वर्ड, निषेधात्मक वाक्य पहचानिए कि निषेधात्मक वाक्य किसमें है। जहां पर आपको नहीं दिखाई पड़े वहां पर आप भाववाच्य की पहचान आसानी से कर सकते हैं।
तो ऑप्शन सी क्या है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, इस वाक्य में क्या है, भाववाच्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य क्या होता है, जब पहला कार्य दूसरे कार्य पे डिपेंड हो, निर्भर हो, पहला कार्य दूसरे पे निर्भर हो, वहीं पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब दो शब्द स्वतंत्रता, दो वाक्य स्वतंत्रता पूर्वक जुड़े हों, किसे, और, अथवा, किंतु, परंतु, ताकि, इसलिए, इससे जुड़े होते हैं, तो क्या होता है, ये संयुक्त वाक्य होता है। और सरल वाक्य क्या होता है, वो सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये होता है सरल वाक्य। तो इसमें क्या बताना है, मिश्र वाक्य बताना है। तो ऑप्शन ए है मित्रों, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ऑप्शन बी है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। ऑप्शन सी है, वह पुस्तक राम की थी। ऑप्शन डी है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो इसमें क्या है, इसमें निर्भरता का भाव आ रहा है ना, ऑप्शन डी में, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा होगा? तो इसमें मैंने विद्यालय जाना होगा कि मुझे विद्यालय जाना है? इसमें क्या हो जाएगा, मुझे विद्यालय जाना होगा, इसकी जगह क्या होगा, मुझे मुझे विद्यालय जाना है। तो इसमें अशुद्धि कहां हो जाएगी, ऑप्शन ए में अशुद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? इसमें प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा, प्रश्न चिन्ह ये है। और ये कैसा है, ये पूर्ण विराम है। कौन सा चिन्ह है, ये पूर्ण विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। और ये प्रश्नवाचक है। और ये कैसा है, ये विस्मयादिबोधक है, विस्मयादिबोधक। ये कैसा चिन्ह हो जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्ध विराम हो जाएगा, अर्ध विराम। ठीक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मित्रों, आसमान फट जाना, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है असंभव काम होना। ऑप्शन बी है बहुत शोर करना। ऑप्शन सी है चुगली करना। ऑप्शन डी है अचानक आफत आ जाना। तो जब कोई अचानक से कोई आफत आ जाती है आपके ऊपर, तो आप क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर तो आसमान फट गया, मतलब अचानक से आफत आ पड़ी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पौबारा होना। तो पौबारा क्या होता है, जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, पौबारा उसी को कहते हैं पौबारा होना। और पानी फेर देना, जब कोई काम आप बर्बाद कर देते हैं, किसी की गाढ़ी मेहनत पर, गाढ़ी कमाई पर आप उसको जो है बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, तो क्या कहा जाता है कि अच्छी खासी कमाई पर या अच्छे खासे काम पर राम ने पानी फेर दिया। और ऑप्शन सी क्या है, पैरों पर खड़ा होना। तो स्वावलंबी होने का मतलब क्या होगा साथियों, पैरों पर खड़ा होना। अब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। वैसे पैरों पे तो हमेशा आप खड़े रहते हैं, लेकिन स्वावलंबी का मतलब क्या, अब आप जो है जेब खर्च अपनी जेब से निकालने लगे, घर से बंद कर दिए हैं। ठीक। और फूंक फूंक कर पैर रखने का क्या मतलब, बहुत संभल कर चलना, सोच विचार कर काम करना। जब आप बहुत सोच विचार कर बुद्धिमत्ता के साथ काम करते हैं, तो उसी को कहा जाता है फूंक फूंक कर पैर रखना। अगला प्रश्न है साथियों, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए? बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए? जब आप बबूल के पेड़ बोएंगे तो वहां आम कहां से पैदा होगा? तो ये क्या है, ये लोकोक्ति है, लोगों द्वारा कही गई उक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। ऑप्शन बी है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन सी है कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये तो बहुत ही गलत बात भाई, कर्म करेगा आदमी तो फल की इच्छा करेगा जरूर, काहे नहीं करेगा, मेहनत करेगा तो जरूर करेगा। तो बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हो, इसका मतलब क्या होगा साथियों, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि आप बबूल बोएंगे तो आम कहां से काटेंगे भाई, कांटे ही काटे काटेंगे ना बबूल में। अगला प्रश्न है साथियों, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? लाभ ही लाभ का मतलब पांचों उंगलियां घी में होना। जब
किसी की उन्नति कोई कर रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं कि भैया आपका तो सब कुछ काम बन गया, आपके पांचों उंगली घी में हैं, तो किसे क्या कहेंगे? लाभ ही लाभ होना। तो पांचों उंगलियां घी में का मतलब क्या होगा? लाभ ही लाभ होना। अगला प्रश्न है साथियों, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? तो व्याख्या के साथ अनुवाद का मतलब व्याख्या अनुवाद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और मूल पाठ का जब आप संक्षिप्त में कोई वर्णन करते हैं, छोटे शब्दों में कह देते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? सारा अनुवाद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सारा अनुवाद कहा जाएगा। जब कोई मूल पाठ का आप संक्षिप्त में वर्णन कर देंगे, संक्षिप्त, ठीक। और जब कोई भावात्मक उसी मूल पाठ को भावात्मक रूप से आप जब प्रदर्शित करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? भावानुवाद। ये क्या होगा? भावात्मक वर्णन, ठीक। तो मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है साथियों? ये कहा जाएगा व्याख्या अनुवाद। अगला प्रश्न है मित्रों, ब्रज हिंदी की किस भाषा ब्रज हिंदी हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो हिंदी की पांच बोलियां और 17 भाषाएं होती है ना हिंदी में, 17 भाषाएं और 5 बोलियां। तो इसमें ब्रज हिंदी किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी में कौन सी आती है? पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी। क्या आती है? पहाड़ी, गढ़वाली और नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी की मित्रों 5 बोलियां होती हैं। कितनी बोलियां होती हैं? 5 बोलियां होती हैं। और ब्रज हिंदी जो है ये इसी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। कौन सा? ब्रज हिंदी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। और राजस्थानी हिंदी मित्रों ये 4 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है। मेवाती, मालवाड़ी, जयपुरी और एक क्या होती है? मारवाड़ी, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। अमेंडमेंट के लिए सही और सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए है शोधन, ऑप्शन बी है संशोधन, ऑप्शन सी है प्रशोधन, ऑप्शन डी है समाशोधन। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन होता है। अब संविधान में संशोधन हुआ है ना बहुत बार, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है सूरदास। तो विद्यापति को क्या कहा जाता है मित्रों? इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। तो सूरसागर के रचयिता साथियों कौन हो जाएंगे? ये सूरसागर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सूरसागर। मित्रों हिंदी के जो लोग वीडियो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको हम लगातार करवाते रहेंगे। हम 2018 यही लास्ट पेपर हुआ था वीडियो का, तो इसी से हम शुरू किए हैं। अब रोज आपको इसके जो है गत वर्षों के जो पेपर हैं उसको हम कराते रहेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? इसमें से रीतिकाल के कवि कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो रीतिकाल के कवि किन्हें कहा जाता है साथियों? बिहारी जी को रीतिकाल के कवि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहारी जी को। अगला प्रश्न है मित्रों, उसने कहा था कहानी के लेखक। अब देख लीजिए, लेखक से किसी ने कुछ कहा था, उनकी शायद किसी ने कह दिया हो, तो उन्होंने क्या कहानी लिख डाली उसके ऊपर कि क्या लिख डाली? उसने कहा था। अब क्या कहा था और किससे कहा था, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है भगवान दास। तो उसने कहा था, ये जो है इसके रचयिता कौन है साथियों? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये ऐसे महाशय हैं, इन्हीं से किसी ने कुछ कहा था, इन्होंने कहानी लिख डाली। आपसे भी अगर कोई कुछ कहा हो तो आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपनी कहानी बना सकते हैं, लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है मित्रों, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो उर्वशी किसका ये काव्य है मित्रों? ये है रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो मित्रों प्रश्न इतने ही थे, 46 ही। इस वीडियो परीक्षा में कुल हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 46 और जो 4 प्रश्न जो थे वो गद्यांश के थे, तो गद्यांश हमने नहीं लिया है। गद्यांश तो सभी का सही हो जाता है, एक बार उसको पढ़ लीजिए, लाइनिंग कर दीजिए, बस वो सही हो जाता है। ठीक, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मित्रों साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।